हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वीडब्ल्यू ऑनली आईएएस। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हम लोग फरवरी के 2025 वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने की कोशिश करेंगे। एक बार फटाफट से देख लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं हमारे लिए। सबसे पहला हमारा कुछ प्री और मेंस जैसे हर बार होता है, उन दोनों से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। 2025 का पेरिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक समिट है, उसको हम देखेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी, ये दोनों के दोनों आर्टिकल्स इस बार के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ये दोनों रिसेंटली कुछ नए टर्म्स हैं जिससे कि आप लोग अवगत हो गए अपने आप में, और डेफिनेटली इससे काफ़ी कुछ गेन मिलेगा आपको। फिर अगला आर्टिकल जो है हमारा वो प्रीलिम्स से रिलेटेड है, और टोटल ऐसे 12 आर्टिकल्स हमारे पास मिलेंगे। तो बायोल्यूम पी वैक्सीन, क्रॉस ब्लड ट्रांसप्लांट, बायो बैंक, ये सभी चीज़ों को लेके हम लोग एक बार फटाफट से कवर करने की कोशिश करते हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम, समस्या, दुविधा यूपीएससी से रिलेटेड या साइंस एंड टेक ज्योग्राफी से रिलेटेड है तो आप यहाँ पर आके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारा है वो है प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से, जहाँ पर हम लोग पेरिस एआई समिट 2025 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हाल फिलहाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके बहुत सारे ऐसे समिट्स हो रहे हैं। लेकिन जैसे अपने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करें या फिर हम अपने जनरल पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, तो क्या कोई बहुत मेजर आउटपुट निकल कर आता है इन सब से? फिलहाल अभी के लिए तो बहुत मेजर आउटपुट तो नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, तो वो एक बड़ी चीज़ है कि हम लोग किसी न किसी तरीके से हम लोग एक यूनिवर्सल गाइडलाइंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारे अनगाइडेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले पैटर्न को थोड़ा-सा यूनिवर्सल तरीके से गाइड करे। क्योंकि आप सबको पता है कि इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी बहुत स्ट्रांगली पुट किए नहीं गए हैं, तो इसीलिए अभी इसके लिमिटेशंस हम लोग को नहीं पता होते हैं। अब चूँकि लिमिटेशंस नहीं पता है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम समझ में आ सकती है। तो कोई बात नहीं है, एक बार डिस्कस करते हैं ये क्या है, पेरिस एआई समिट 2025 क्या है। देखो, अभी क्या था कि कुछ साल पहले की ही बात है, जब सियोल में आप लोगों ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक समिट देखा था। उसके पहले हम लोगों ने एक ब्लिचले पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। ब्लिचले जो पार्क है वो अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि हमें पता है कि जो सबसे पहला ट्यूरिंग मशीन, एलन ट्यूरिंग, आप लोगों ने इमिटेशन गेम वाली अगर मूवी देखी होगी तो वहाँ पर एलन ट्यूरिंग के बारे में बात हुआ है। इन्होंने सबसे पहले, इनको बोला जाता है यार कि ये फादर हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, एलन ट्यूरिंग। और एलन ट्यूरिंग बेसिकली वहाँ पर ये डिवाइस करते हैं, ये बताते हैं कि आखिरकार कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस ह्यूमन, इन दोनों के बीच में हम ऐसा क्या टेस्ट कर सकते हैं जिससे कि हम लोग ये पहचान पाएंगे कौन ह्यूमन है और कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इन सभी चीज़ों के बेसिस पर ब्लिचले अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस रहा है। फिलहाल अभी के लिए पेरिस के अंदर में जब एआई समिट 2025 हुआ था, तो इसको फ्रांस और इंडिया दोनों को चेयर कर रहे हैं इस बार। और अगले साल जो है इसके बारे में भी बातचीत हुई है इसी मीटिंग में कि इंडिया शायद इसको होस्ट करेगा। तो फिलहाल इस समिट के आउटकम्स क्या थे वही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसका सबसे पहले स्टेटमेंट क्या था कि इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। जैसे आप सबको पता है कि कोई बहुत खास नहीं है इसमें। अगेन 58 कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कमीशंस। बस इसमें ये याद रखना है कि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम दोनों ही इसमें वोट करने से अब्सटेन कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को। अब उनके अपने अपने रीजंस हैं। फिलहाल के लिए पब्लिक इंटरेस्ट एआई प्लेटफॉर्म एंड इंक्यूबेटर की बात हुई इसमें। क्या क्या बातें हुई इसमें कि देखो, इसमें इंडिया, केन्या मेजर फाउंडिंग मेंबर्स में काउंट हो रहे हैं, और इसके अलावा जर्मनी, चिली, फिनलैंड, स्लोवेनिया, फ्रांस, नाइजीरिया, मोरक्को, इन सभी को फाउंडिंग मेंबर्स बुलाया जा रहा है। बेसिकली मकसद क्या है इनका कि एक ऐसा डेटा बना दो, एक ऐसा मॉडल डेवलप कर लो जिससे कि हम लोग आराम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम के ऊपर में बढ़िया से ऑडिटिंग कर पाएँ। इसके जो भी कोलैबोरेशंस के साथ अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है, वो सारी चीज़ें मेंटेन कर पाएँ। तो पूरे एआई इकोसिस्टम को ट्रस्टवर्दी बनाने का इनका बेसिक फंडा है। इसके अलावा इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक और जो आउटकम रहा है वो ऑब्जर्वेटरी ऑन एनर्जी, एआई एंड डेटा सेंटर्स के बारे में रहा है। इसमें क्या है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब इंटरनेशनल डिस्कशन चल रहा है एआई और एनवायरनमेंट को मिला के, यहाँ पर आपका आईईए जो है उसने एक ऑब्जर्वेटरी रिलीज की एनर्जी को लेके। देखो, एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको एक डेटा देता हूँ, बहुत ही रफ आइडिया है इसमें, कि जो हम कोई भी चीज़ आजकल के टाइम पर जो गूगल सर्च कर रहे हैं, और कई बार हम लोग क्या करते हैं, गूगल सर्च के अलावा हम लोग इस पे ना जाके आज के टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई या फिर डीप सीक, इन सब से हम लोग पूछने की कोशिश करते हैं। अब एक्चुअल में एक ऐसा डेटा आ रहा है ना,
जिससे कि थोड़ी सी आप लोग को शायद झटके लगने की बात हो कि नॉर्मली जब हम लोग कोई भी डेटा अपने गूगल क्रोम से या फिर गूगल सर्च करके करते हैं, तो उसमें ना 0.3 वॉट आवर्स की एनर्जी खर्च होती है। लेकिन अगर यही चीज़ आप चैट जीपीटी या फिर कोई ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर यही सेम काम कराते हैं, तो वहाँ पर 2.9 वॉट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब खर्च होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन सभी को हम लोगों ने लार्ज लैंग्वेज मॉडल के हिसाब से ट्रेन किया है। इनके रिस्पॉन्सेज ज़्यादा अच्छे होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, जैसा हम चाहते हैं उस पैटर्न में मिल जाते हैं। तो इसीलिए अब हम लोग अपना सारा ईज़ी करने के लिए काम को हम लोग एआई के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं। तो अब बेसिकली इस मीटिंग में पहली बार ऐसी बात हो रही है कि यार इनसे ना हमारा जो फ्यूचर में एनर्जी कंजम्पशन का लेवल है ना वो बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जन जन के लाइफ में पेनिट्रेट करता जाएगा, उसके बेसिस पर हम लोग एनर्जी रिक्वायरमेंट को और ज़्यादा बढ़ा के चले, फ्यूचर रिक्वायरमेंट को देखते हुए चले। इस बात को भी यहाँ पर संज्ञान में लिया गया, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट रहा है। समझ लो, इस अगर पूरे मीटिंग की बात करूँ ना, तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम। अब यहाँ पर इसको इनिशिएट किसने किया था? तो यूनाइटेड नेशंस का इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन आईटीयू, इन दोनों ने मिलके इसको मतलब स्टार्ट किया था। एक और इसमें बात करते हैं, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे। तो ये मतलब एआई एथिक्स, एआई सिक्योरिटी, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बात हुई। फिर ग्रीन डिजिटल एक्शन इनिशिएटिव लिया गया। इसमें ग्रीन कंप्यूटिंग को लेकर थोड़ी सी बातचीत की गई, इसमें भी आईटीयू शामिल था। करंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो इसमें हम लोग ये देखना चाहते हैं कि बेसिकली जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हम लोग आज के टाइम पर बेनिफिट्स ले रहे हैं, उससे कितना नुकसान है, कितना फ़ायदा है, और उसके बेसिस पर हम लोग अपनी ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, ग्लोबल इक्विटी, इन सभी चीज़ों को थोड़ा-सा फ़ोकस करके प्रायोरिटाइज़ कर पाएँ। ये कुछ ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है भई। अब देखो, इसमें वही बात हो रही है कि इसमें कुछ-कुछ हम लोग क्या करेंगे, फ़िलैंथ्रोपी के तौर पर जितने भी गवर्नमेंट है, टेक कंपनीज़ हैं, बाकी के जो भी पार्टनरशिप्स हैं मैकर्थर के, वो सब लोग एक $400 मिलियन का एक इन्वेस्टमेंट करेंगे। जिससे कि पार्टनरशिप वैसे तो देखो $2.5 बिलियन तक नेक्स्ट 5 ईयर्स में होने की बात की जा रही है। लेकिन इससे ये सारे के सारे ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्टवर्दीनेस, जिनकी हम बात कर रहे थे, वो सारी चीज़ें लेके आने की कोशिश करेंगे। इस मीटिंग में एक ना लेबर के लिए बात होती है। इसमें क्या होता है कि बोल रहे हैं कि देखो, हमें पता है कि डेफ़िनेटली जब भी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आता है, तो वो सबसे पहले 75 मिलियन जॉब्स को खाएगा। मतलब कि अप्रॉक्सिमेटली 75 मिलियन जॉब्स एआई के ऑटोमेशन के बेसिस पर हम लोग खोता हुआ देख सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग स्किल डेवलपमेंट पर काम करेंगे, हम लोग वर्किंग कंडीशन, सोशल डायलॉग, उनकी क्वालिटी, इन सब पर काम करेंगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रहने के साथ-साथ भी एक बेहतर ट्रेनिंग और एजुकेशन की मदद से हम लोग और भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट लूजिंग आवर लेबर मार्केट। तो ये भी एक काफ़ी सही चीज़ है। तो लेबर के लिए भी इस बार थोड़ी-सी बातचीत हुई है, और गवर्नेंस में कैसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत बात हुई है। तो अब बेसिकली कंसर्न्स क्या हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोनॉमी का मेजर कंसर्न क्या है? सबसे पहले मैंने एनर्जी नेक्सस के बारे में आपको बता दिया। लेबर मार्केट्स के बारे में आपको पता चल गया कि इतनी मिलियन जॉब्स लॉस आपको देखने को मिल सकती है। ऑटोमेशन इनइक्वालिटी की बात हो रही है। देखो क्या होता है कि एक एक अप्रोच जिसको हम लोग बोलते हैं विनर्स टेक ऑल अप्रोच। इसमें क्या होता है कि जो भी रिसोर्स रिच पर्सन है, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्री है, वो सब के सब इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएँगे, और जो भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री होंगी या फिर सोसाइटी में सबसे मार्जिनल कम्युनिटी होंगी, उनको इसका फ़ायदा सबसे कम मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। एआई मॉडल्स के ऊपर बायसनेस देखने को मिल रही है। क्यों भई? क्योंकि देखो, जो भी डेटा सेट्स के साथ हम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करने की बात कर रहे हैं, वो भी तो आखिरकार सोसाइटल बायस के साथ ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर हमारा डेटा ही मिसलीडिंग है, तो डेफ़िनेटली जिस डेटा सेट के साथ हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन कर रहे हैं, वो भी मिसलीडिंग ही होगा। उसके अंदर भी डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम्स आने की पूरी-पूरी संभावनाएँ मिलेंगी। फिर एक आर्टिफिशियल गवर्नेंस एआई गवर्नेंस से रिलेटेड भी एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे कि यूरोप वगैरह में काफ़ी मतलब आराम से देख सकते हो इसको कि ज़्यादातर जो डेवलपमेंट है या फिर गवर्नमेंट अलग-अलग हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने की बात करती है। जैसे कि चाइना है, चाइना ने गवर्नमेंट बैक्ड, स्टेट बैक्ड टेक जायंट्स की बात की है। यूरोप जैसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस का अप्रोच बहुत ही अलग है। इसके अलावा जैसे यूएस है, उन्होंने तो भई बिल्कुल डीरेगुलेशन अप्रोच अपनाया है, उसे बिल्कुल हटा ही दिया है। तो
अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो अलग अलग अप्रोच अपना रही हैं। ये भी एक प्रकार से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि हमारे पास कोई भी ग्लोबल एआई स्टैंडर्ड नहीं है जिसके बेसिस पर हम लोग ये सारे काम को देख सकें। तो इसीलिए ये सारी बातें हो रही हैं। वे फॉरवर्ड क्या है इस चीज़ का? तो देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हो उसको हम लोग इस तहत बनाएं, इस ध्यान में रख के बनाएं कि हम लोग पावर का ऑप्टिमाइज यूज़ कर सकें, ऑप्टिमम यूज़ करें। दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशंस बनाएं जिससे कि हम लोग हाई स्किल्ड जॉब्स क्रिएट कर सकें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैक्ड ट्रेनिंग मैकेनिज्म डेवलप कर सकें। स्किलिंग इनिशिएटिव्स की बात हो सकती है, फ्री फ्रॉम बायसेस मॉडल, मतलब कि जो भी डेटा सेट्स हम लोग दे रहे हैं वो थोड़ा सही कर लें। और ब्रेक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर मोनोपोली, मतलब कि जिसके पास जो बहुत बड़ी कंपनीज है लाइक एनवीडिया जो कि एआई चिप बना रहा है उसकी मोनोपोली को ब्रेक करें। और इनफैक्ट ये ब्रेक होता हुआ दिख भी रहा है जब से डीप सीक आया है। आपको पता ही होगा इसके पूरे पूरे इन्फॉर्मेशन के बारे में, हमने पिछले मंथ ही इसको पूरा डिस्कस किया था। इंडिया का क्या रोल रहा है इस एआई समिट में? सबसे पहले इंडिया इस पूरे समिट को को चेयर कर रहा है फ्रांस के साथ में। और जो ईयर 2026 का होगा, जैसा मैंने बताया कि वो इंडिया ने पूरी विलिंगनेस शो की है कि हम होस्ट करना चाहेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वीडियो लोकलाइजेशन की बात हो रही है, मतलब कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होगा फ्रांस और इंडिया के बीच में। दो अलग अलग कंपनीज हैं जो कि एक रिवोल्यूशनाइजिंग वीडियो एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो कि अलग 11 इंडियन लैंग्वेजेस में अलग अलग ऑडियंस को कैप्चर करके उनके हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देने की बात कर रही है। यहाँ पर comingtoindia.com एक न्यूली लॉन्च्ड फुल सर्विस लोकलाइजेशन प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है यूरेका इनोवाइट के द्वारा। पीएम का मैसेज था कि हम लोग भाई देखो, ओपन सोर्स एआई मॉडल्स को जरा अपनाएं, है ना। मतलब जैसा चाइनीज एआई मॉडल डीप सीक है, यहाँ पर इन्हीं के मॉडल पर, जैसे डीप सीक का जो मॉडल है वो बिल्कुल ओपन सोर्स है ना, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो वैसा ही हम लोग एआई मॉडल्स को अपनाएं जिससे कि बाकी कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज है या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी इसका पूरा फायदा उठा सकें। और जो भी डेटा सेट्स हैं ना, उनको बायस्ड डेटा सेट को ना उठाएं। और जो भी मतलब हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उन पर इन्होंने बात की कि वो कैसे बिना बायस के थ्रू वो डेटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंचाए। पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन जॉब्स, तो स्किलिंग और रीस्किलिंग करके हम लोग नए टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए, एम्ब्रेस करते हुए हम लोग फ्यूचर के जॉब्स को सिक्योर कर सकते हैं, उसके नेचर को अभी से पहचानते हुए। और सस्टेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात तो हुई ही है कि हम लोग भाई ग्रीन पावर का इस्तेमाल करें फ्यूचर में इस पूरे तकनीक को चलाने के लिए आगे। तो ये था पूरा आर्टिकल। अगला आर्टिकल जो मेन से रिलेटेड है वो इंपॉर्टेंट है काफ़ी, और वो है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत। देखो, इस बार की जब बजट स्पीच हुई थी तो उसमें एक न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत के नाम से एक फंड एलोकेट किया गया था, और इसमें बात हुई थी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर या फिर न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं जहां पर हम लोग लगभग लगभग अप टू 300 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात करते हैं, या फिर इससे कम भी हो सकता है। तो मतलब 300 या 300 से कम। यहाँ पर एम क्या है इसका? हम लोग को ना ऐसी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बनानी है जिससे कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर को इनरोल कर सकें, उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर कर पाएँ, और हम लोग अपनी एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ की तरफ आगे बढ़ें। जैसा मैंने बताया कि इसमें 20,000 करोड़ रुपए आर&डी के लिए दिया गया है, जिसमें हम लोग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को एटलीस्ट ये टारगेट कर रहे हैं कि 2033 तक, मतलब 2033 तक हमारे पास में 5 इंडिजिनियसली डिजाइंड ऑपरेशनल एसएमआर्स होनी चाहिए। इंडिया का टारगेट आप सबको पता है 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी पहुंचाना है, और इसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान बोला जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर एंट्री कैसे मिलेगी भाई? देखो कैसे हुआ। एक एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 का इसको अमेंड करना पड़ेगा, द सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट इसको अमेंड करना पड़ेगा, और इन दोनों के अमेंडमेंट्स के साथ न्यूक्लियर एनर्जी में हम लोग प्राइवेट सेक्टर को भी फैसिलिटेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर एंट्री आ सकती है? तो ये भारत स्मॉल रिएक्टर्स के तहत ये लोग काम कर सकते हैं। भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने में ये हमारी मदद कर सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो भी है उस पर आर&डी कर सकते हैं। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में अगर हम लोग समझते हैं, जैसा मैंने बताया कि आपको मैक्सिमम पावर प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी कितनी मिलेंगी, अप टू 300 मेगावाट। अब ये एक्चुअल में क्या है ना, कि जो भी हमारा एक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल टाइप का न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स जो होते हैं उसका 1/3 कैपेसिटी के आसपास है, क्योंकि वो 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी या फिर उससे ज़्यादा ही प्रोड्यूस करते हैं। मॉड्यूलर का मतलब क्या है यहाँ पर? मॉड्यूलर डिज़ाइन का मतलब ये है कि आप इसको फैक्ट्री से बना के लेके आओ,
कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट करो और उसको हम लोग असेंबल करके वो पूरा का पूरा एसएमआर को हम लोग बिल्ड कर लें। इसके एप्लीकेशन एरिया देखो बहुत सारे हैं। कई बार हम लोग को वाटर डीसैलिनाइजेशन के लिए काम आ सकता है, हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, इन सब में छोटे छोटे इंडस्ट्रीज जो होते हैं उनके कॉरिडोर्स के लिए अलग से, अगर कोई पावर स्टील पावर प्लांट है जो कि कोल पावर प्लांट के पास में नहीं है, ऐसे सिचुएशन में जिसको ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, वहाँ पर हम ऐसे एसएमआर्स का इस्तेमाल बहुत आराम से कर सकते हैं। देखो अभी फिलहाल के लिए कोई भी एसएमआर अपने वर्किंग कंडीशन में नहीं है ना, स्टिल अंडर डेवलपिंग स्टेज में है। बस कुछ एक्सपेरिमेंटल एसएमआर बने हैं अभी तक जो कि ऑपरेशनल हैं। जैसे कि आप रशिया का एकेडमिक लोमोनोसोव की बात कर सकते हो। ये विश्व का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि जहां पर ना 2 ऐसे एसएमआर्स बनाए गए 35 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये भी अभी ऑपरेशनल नहीं, मतलब एक्सपेरिमेंटल एसएमआर्स हैं ये सब। सिमिलरली अगर हम इनके थोड़े और बात करें डेवलपमेंटल स्टेटस अभी क्या चल रहा है, तो देखो बहुत सारा मॉडल है इसको लेके, मतलब कोई एक तरीका नहीं है जिसमें हम लोग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाएंगे। ऐसे अलग अलग 80 डिफरेंट डिजाइन्स बनाए जा रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग यूएस, चाइना, रशिया, साउथ कोरिया। इंडिया भी ऐसे ही एक एसएमआर बनाना चाह रहा है और उसका नाम उसने रखा है भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, बीएसएमआर। इसके एडवांटेजेस देखो बहुत सारे हैं। सबसे पहला कि इनको बनाना आसान है, अफोर्डेबल है, इंस्टॉल बहुत ही ईजी से हो जाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन टाइम तो बचता ही है और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट भी बचता है। एनर्जी डिमांड को फुलफिल करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा, आप बोल सकते हो, सेफ फ्यूल है, ग्रीन फ्यूल है हमारे लिए। कोई भी रेडियो एक्टिव वेस्ट इतना ज़्यादा ये प्रोड्यूस नहीं करता है जो कि अनसेफ हो, तो आप इसके लिए कोई आइसोलेटेड पोजीशन भी नहीं देखते हो। फ्यूल रिक्वायरमेंट की बात करें तो फ्यूल रिक्वायरमेंट रिलेटिवली काफ़ी कम है। जैसे कि इसमें जो है आपके जो कन्वेंशनल प्लांट्स होते हैं ना, उसमें आपको फ्यूल रॉड्स को हर 1 या 2 साल के बाद बदलना पड़ता है, यहाँ पर 3 से 7 साल के बाद बदलना पड़ेगा। तो बेसिकली 3 साल, ऐसा भी बोला जा रहा है। कुछ ऐसे डिज़ाइंस यहाँ पर जो 80 डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, इसमें कुछ ऐसे डिज़ाइंस भी हैं जहाँ पर 30 ईयर्स तक बिना किसी रिफ्यूलिंग के भी वो चल सकता है। इंक्लूसिविटी की बात हो कि एनर्जी इंक्लूसिविटी, जैसे मैंने बताया, क्लीन है, रिलायबल है, अफोर्डेबल एनर्जी है, तो इन सभी चीज़ों के लिए आप काफ़ी तेज़ी से, मतलब इसका इस्तेमाल हम लोग देख सकते हैं आगे फ्यूचर में आने वाले टाइम पर। इंडिया का न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी कितना है? देखो अभी का स्टेटस अगर देखें तो इंडिया इलेक्ट्रिसिटी में, न्यूक्लियर एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के मामले में 5th लार्जेस्ट सोर्स इंडिया के पास में है। इंडिया ने फिलहाल के लिए अगर देखा जाए ना तो 2014 और 2025 का अगर डेटा कंपेयर करोगे तो इसमें लगभग लगभग डबल हो गया। जहां पर 47-80 मेगावाट था, अब वो 81-80 मेगावाट हो चुका है। अब यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का 3.11% अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर हम लोग आज के टाइम पर न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी के थ्रू लेते हैं, जो कि 2047 तक आते आते हमारा टारगेट है कि इसको 9% तक पहुंचाना है। 9% ऑफ द टोटल कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर और दूसरी ये भी है कि 2031-32 तक जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि 80 मेगावाट अभी फिलहाल अचीव किया है, वो उसको हम लोग 22,800 तक करने की बात कर रहे हैं। तो ये सारा हमने कुछ कुछ डेटा पकड़ लिया यार अपने लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पर ऑपरेटिंग रिएक्टर्स की बात करें, मतलब कि यहाँ पर अब नॉर्मली बात हो रही है कि एक बार ना जरा हम लोग न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी की तो बात कर लेते हैं। अभी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की नहीं, ऐसे यूं ही देख लेते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास ना टोटल ऐसे 23 ऑपरेटिंग रिएक्टर्स हैं। इसमें से कुछ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं और कुछ लाइट वाटर रिएक्टर्स हैं। यहाँ पर जैसा हम लोग बोल रहे थे कि देखो लाइट वाटर रिएक्टर मतलब कुछ ऐसे रिएक्टर्स हैं हमारे पास। एक्चुअल में जो ये पूरा पावर रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, ये 2 टाइप से डिफाइन होते हैं। एक ऐसे होते हैं जहां पर हम लोग को मॉडरेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। मॉडरेटर मतलब कि जो कि न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करता है। तो इसीलिए एक हो जाता है हमारे लिए फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर। फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर में फास्ट वर्ड का मतलब ये है कि इसमें फास्ट वाले न्यूट्रॉन्स भी चल सकते हैं, तो वो स्ट्राइक करेंगे, उन न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मॉडरेटर की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अभी हमारे पास एक ही है और वो भी ऑपरेशनल नहीं है, एक्सपेरिमेंटल है। तो हम इसको PFBR बोलते हैं, मतलब कि पायलट पायलट प्रोजेक्ट है इसका, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का। तो पायलट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ये। यहाँ पर अभी कलपक्कम में इसको कोर लोडिंग के साथ साथ अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इस पर चल रहे हैं। आशा कर रहे हैं कि 2025 के एंड तक या फिर 2026 तक इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। और ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमारा पूरा का पूरा न्यूक्लियर पावर एनर्जी जो है वो होमी जहांगीर बाबा जी ने ना ऐसे 3 स्टेज में डिवाइड किया था, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। तो अभी तक का जितना भी हमारा 22 पावर प्लांट है ना, वो सबका सब अभी अभी हमारे पास यूरेनियम आइसोटोप पर चल रहा है। यूरेनियम 235 और 238 पर चल रहा है, जो कि अल्टीमेटली एक प्लूटोनियम 239 प्रोड्यूस करता है।
प्लूटोनियम 239, यही प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने सेकेंड स्टेज रिएक्टर में। तो जो सेकेंड स्टेज रिएक्टर है वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। पहला वाला जो हमारा मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्टर, जैसे कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, 22 में से 18 जो है ना वो ऐसे ही प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर ही हैं। तो यहाँ पर एक बात आपको ये भी क्लियर हो गई कि ज़्यादातर हमारे पास प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 का इस्तेमाल होता है, जिसमें यूरेनियम 238 को हम लोग प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट करते हैं। प्लूटोनियम 239 जो है वो अपने आप में फिसाइल मटेरियल है, मतलब कि इसका हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में करते हैं। अब जब भी प्लूटोनियम बेस्ड कोई रिएक्टर बनता है ना तो उसमें हम लोग को मॉडरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यहाँ पर भी हम लोग यूरेनियम 238 का इस्तेमाल करके 238 का इस्तेमाल करके और भी ज़्यादा प्लूटोनियम 239 का प्रोडक्शन करते हैं। इसीलिए तो इसको ब्रीडर बोलते हैं कि जितना हम लोगों ने फिसाइल मटेरियल नहीं लगाया उससे ज़्यादा हम लोग फिसाइल मटेरियल इससे ब्रीड कर लेते हैं, पैदा करा देते हैं। तो स्टेज 2 इसीलिए, फास्ट का मतलब क्या है कि फास्ट वाले न्यूट्रॉन चल जाते हैं, ब्रीडर का मतलब ये है कि ये प्लूटोनियम 239 ज़्यादा ब्रीड करता है। अभी तक हम लोग इस पर टेस्टिंग फेज पर हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम पर, मतलब कि आप बोल सकते हो 2035 तक, 2040 तक ऐसा कुछ होगा जहाँ पर हम लोग स्टेज 3 को भी क्लियर कर लेंगे। और स्टेज 3 बेसिकली हमारे बहुत सारे थोरियम बेस्ड रिएक्टर को जन्म देगा। चूंकि हमारे पास इंडिया में देखा जाता है ना कि पूरे वर्ल्ड का 25% थोरियम रिजर्व है, और थोरियम रिजर्व हम लोग को नेचुरली कहाँ मिलता है, देखो मोनाजाइट सैंड आप लोगों ने सुना होगा, मोनाजाइट सैंड में हम लोग को थोरियम मिल जाता है। तो इसीलिए इंडिया जो है वो अल्टीमेटली थोरियम रिजर्व या फिर थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स को ही चलाना चाहता है, बट वो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं था। इसीलिए हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा साहब ने ये 3 स्टेज का पावर प्रोग्राम, न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम बताया था हमें। अब उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये तो सारी बात हो गई हमारी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड। यहाँ पर और भी आप बात कर लो कि देखो जितने भी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी के हैं फिलहाल, उन पर उनको चलाता कौन है, तो एक एनपीसीआईएल है, न्यूक्लियर एनर्जी पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके साथ साथ इसकी एक सब्सिडरी भी है, भाविनी के नाम से, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम है। तो ये भी फुली ओन्ड है और इन्हीं दोनों लोग मिलकर चलाते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ऐसा हो रहा है कि जो हमारे एनटीपीसी हैं, एनएचपीसी हैं, इन लोग को भी रिसेंटली भी अलाउ किया गया है कि भाई साहब एनपीसीआईएल के साथ जॉइंट वेंचर के साथ तुम लोग भी अब अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्टार्ट कर सकते हो। कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात की जाए तो हमने जैसा अभी ऑलरेडी बात कर लिया कि 2031-32 तक 22,000 से ज़्यादा मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू करने की बात हो रही है। टोटल हमें ऐसा बोला जा रहा है कि 8,000 मेगावाट की जो भी बात हुई है, 10 रिएक्टर्स अभी और कंस्ट्रक्ट करने हैं, कमीशन करने, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के अंदर में। और अभी 1208 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम लोग यूएसए के मदद से 6 ऐसे और इस्टेब्लिश कर रहे हैं हम लोग आंध्र प्रदेश के अंदर में। तो अभी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास में। और भी दूसरी अगर बात करें तो जैसे कि कंट्रोल्ड फिजन चेन रिएक्शन, अभी हम लोग राजस्थान के एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट यूनिट 7 में हम लोग बात कर रहे हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये ऑलरेडी कल पक्कम में 2024 तक ऑलरेडी कोर लोड की बात तो सुनने में आ गई थी, अभी और भी इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। भारत का स्मॉल रिएक्टर, देखो हमेशा याद रखना कि स्मॉल रिएक्टर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से अलग है। जो स्मॉल रिएक्टर होते हैं यहाँ पर नॉर्मल जैसे हमारा न्यूक्लियर फिजन ऑपरेटेड होते हैं ना, वो वैसे ही इस्तेमाल होता है यहाँ पर भी, बस वो छोटे पावर्स के लिए होते हैं। न्यू जनरेशन रिएक्टर्स जैसे कि कुछ गैस कूल्ड रिएक्टर की बात हो रही है, तो इन सभी चीज़ों पर भी, या फिर हाइड्रोजन को जनरेशन, मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर, इन सब पर भी थोड़ी थोड़ी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम यहाँ पर देख सकते हैं कि देखो भारत स्मॉल रिएक्टर जो है ना वो जैसे 220 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होते हैं। नॉर्मली जो है वो अगर 500 मेगावाट के होंगे तो ये स्मॉल रिएक्टर नहीं कहलाते, वो फिर प्रॉपर ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर कहलाते हैं। लेकिन ये 220 के आसपास की जब भी बात होती है तो वही चीज़ है कि इसको भी प्राइवेट एंटिटीज़ के साथ मिलकर हम लोग डेवलप कर रहे हैं और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC जो है वो काफ़ी तेज़ी से इस पर काम कर रहा है। तो टोटल हम लोग टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जो कि हम लोग इस पर बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग नेट जीरो एमिशन को अपने न्यूक्लियर एनर्जी के इस्तेमाल से भी टारगेट करेंगे। अगला आर्टिकल भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है, जिसके अंदर में न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी की बात करने की बात की है। अब देखो इसमें क्या है कि अभी चाइना ने हाल फिलहाल में अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसके अंतर्गत उसने ईस्ट रिएक्टर, ईस्ट का मतलब क्या है, द एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंप्यूटिंग टोकामैक। चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं। अच्छा चलो क्या ही पूछूंगी, यहाँ पर लिखा ही हुआ है ऑलरेडी। देखो टोकामैक जो वर्ड है ना, टोकामैक एक्चुअल में आता है टोरॉइडल चैम्बर विथ मैग्नेटिक कॉइल्स। ये रशियन एक्रोनिम है जिसको हम लोग बोलते हैं टोकामैक, टोरॉइडल चैम्बर विथ मैग्नेटिक कॉइल्स। अब देखो एक्चुअल में ना फ्यूचर एनर्जी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम आपके लिए। एक्चुअल में अभी तो यही बात हुई है कि चाइना ने अभी क्या किया है, 17 मिनट से ज़्यादा अपने ईस्ट रिएक्टर को चला के देखा। प्रॉब्लम यहाँ पर ना लॉन्ग सस्टेनिंग मॉडल बनाने का है।
यहाँ पर आपको ये बताना चाहिए कि जो फ्यूजन रिएक्शन होता है वो एक्चुअल में तभी स्टार्ट होता है जब आपके पास अप्रोक्सीमेटली मिलियंस ऑफ डिग्रीज टेम्परेचर हो ऑलरेडी। मान लेते हैं 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपको चाहिए फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करने की। जब भी आप इतना टेम्परेचर पर किसी भी फ्यूल को रखते हैं, जैसे यहाँ पर फ्यूल जो है वो आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, ये दोनों के दोनों ना इस हायर टेम्परेचर पर अपने आप प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं। और प्लाज्मा आपको पता है कि आपका फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस के बाद प्लाज्मा आता है। तो प्लाज्मा को कंटेन करना अपने आप में बहुत मुश्किल है। ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर आपके किसी भी कंटेनर के बस की बात ही नहीं है कि वो इतना मिलियन डिग्री सेल्सियस को अपने अंदर कंटेन कर सके। इसीलिए इस प्लाज्मा को हम कंटेन करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोगों ने डोनट देखा है ना, डोनट, तो उसी तरह से हम लोग डोनट शेप का ही हम लोग कुछ ऐसा रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं डोनट शेप में, जिससे कि पूरा का पूरा प्लाज्मा इतने हायर डिग्री टेम्परेचर्स पर यहीं पर थोड़ा सा एकोमोडेट रहे, कहीं बाहर लीक ना करे। और इतने टेम्परेचर पर फिर हम लोग फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू हम लोग एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। नाउ यू गॉट द पॉइंट कि आखिरकार फ्यूजन रिएक्शन में इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। अब इससे रिलेटेड ना देखो, एक ITER है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ये ना मल्टी कंट्री का एक जॉइंट एफर्ट है। टोटल ऐसे 7 to 9 कंट्रीज हैं जहाँ पर, और काफ़ी लोग सिग्नेटरी भी अब तो इसमें हो गए हैं। तो ITER एक्चुअल में डेवलप करने की बात हो रही है। और ITER का ही मतलब समझ लो ईस्ट जो है वो एज ए टेस्ट बेड काम कर रहा है। तो चाइना अपना अलग बना रहा है, इंडिया भी इसमें शामिल है, ITER में फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। तो इंडिया के पास भी ये फायदा होगा कि जिस दिन ITER, वैसे ITER देखो फ्रांस में डेवलप हो रहा है, तो फ्रांस के अलावा मतलब और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो जिस दिन ये ITER सक्सेसफुल होता है तो इंडिया के पास भी अपना फ्यूजन एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी ऑलरेडी यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने देखो ये सब ऑलरेडी बात कर ली, डोनट शेप की बात कर ली, ये सब अपनी बात ऑलरेडी हो चुकी है। लार्जेस्ट टोकामैक ITER ही बना रहा है फिलहाल के लिए। हाँ, यहाँ पर लार्जेस्ट, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रांस में है, ये हमने पहले बता दिया। गोल अपना सबका यही है, नेट एनर्जी गेन ही करना है हमें। इंडिया का जो टोकामैक है वो 1989 में गुजरात का एक इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च है, IPR, वहाँ पर एक एक आपको आदित्य के नाम से हम लोग भी टोकामैक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होती है वो हमने बता दिया। देखो नेचुरल प्रोसेस है, सन और दूसरे स्टार्स के अंदर में यही मिलता है, और ये हमें एक लिमिटलेस एनर्जी सोर्स बता सकता है। बस प्रॉब्लम क्या है, हायर टेम्परेचर चाहिए, और प्लाज्मा को स्टोर करने के लिए, कंटेनमेंट के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमें। अब यहाँ पर अगर हम लोग फीचर की बात करते हैं, इसके बेनिफिट की बात करते हैं, तो देखो फ्यूल की सप्लाई हम लोग के लिए बहुत है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आइसोटोप्स इस्तेमाल होते हैं, ड्यूटेरियम वो सी वाटर से मिल जाते हैं, और ट्रीटियम जो है वो लिथियम से मिल जाता है। दोनों ही काफ़ी अबंडेंट है। जीरो कार्बन एमिशन, कोई ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं होता है। लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर वेस्ट इसमें मिलता ही नहीं है। फिजन रिएक्शन में आपको न्यूक्लियर वेस्ट मिलता है, फ्यूजन में नहीं मिलता है। हाई एनर्जी आउटपुट है, 1 ग्राम फ्यूजन फ्यूल जो है ना वो 10 टन ऑफ कोल के बराबर एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है। और मेल्ट डाउन होने का प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि फिजन रिएक्टर्स होते हैं ना, वहां पर अगर कोई भी लीकेज वगैरह होता है तो आपको पता है, आपने बहुत सारे डिजास्टर्स ऐसे हिस्ट्री में सुने होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर तो काफ़ी रिस्क है, लेकिन कैटास्ट्रॉफिक फेलियर का यहाँ कोई रिस्क नहीं है, इसलिए ये टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन के कुछ डिफरेंस पर। बेसिक डिफरेंस पर हम लोग बात करें, देखो कोई भी लाइट न्यूक्लियई कंबाइन अगर होगा हेवियर न्यूक्लियस में, तो वो बेसिकली एनर्जी रिलीज करता है ना। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। लेकिन यही चीज अगर फिजन की बात हो तो मतलब यहाँ तो दो लाइटर पार्टिकल मिलके एक बड़ा आइटम बनाते हैं। यहाँ पर एक बड़ा आइटम टूट के दो छोटे छोटे आइटम बनाते हो, खूब एनर्जी रिलीज होती है। किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है? फ्यूजन की एनर्जी ज़्यादा होती है। ये नेचुरली अकर होता है, नेचुरली अकर नहीं होता है। एनर्जी इसमें ज़्यादा मिलती है, इसमें कम मिलती है। फ्यूल इसमें ड्यूटेरियम ट्रीटियम है, और यहाँ पर प्लूटोनियम और यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। वेस्ट प्रोडक्ट इससे नहीं मिलते हैं, इससे मिलते हैं। रिएक्शन कंडीशन की बात की जाए तो इसको मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, इसको नहीं चाहिए। इसको ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए सेफ और क्लीन माना जाता है, इसमें तो आपको रेडियो एक्टिव वेस्ट मिलते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकल यूजेबिलिटी की बात करें तो अभी भी इस पर रिसर्च चल ही रहा है, कोई भी कॉमर्शियल रिएक्टर बनाया नहीं गया, लेकिन इसमें अभी पता ही है आपको बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहे हैं इससे। रिस्क फैक्टर इसका कोई मेल्ट डाउन रिस्क फैक्टर नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर है। तो ये सारे आर्टिकल्स थे हमारे, सारे के सारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला आर्टिकल हम लोग अपने प्रीलिम्स से रिलेटेड देखते हैं एक बार, और सारे सारे जो 12 आर्टिकल्स हैं हमारे वो प्रीलिम्स से रिलेटेड होंगे।
सबसे पहला आर्टिकल है हमारे लंपी स्किन डिसीजेस, जिसे हम लोग LSD भी बोलते हैं। यहाँ पर LSD वैक्सीन बेसिकली देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ होता क्या है। जितने भी आपके कैटल्स होते हैं, बफेलोज होते हैं, उन लोगों के लिए एक वायरल डिसीज है ये। उनके स्किन पर ना बहुत सारे ऐसे लंप्स बन जाते हैं, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में लेके आते हैं। कई बार उनके लैक्टेशन को अफेक्ट करते हैं, उनके रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर लगे हुए हैं। तो अभी न्यूज़ में क्यों रहा है ये? क्योंकि अभी भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR के साथ कोलैबोरेट करते हुए विश्व की पहली ऐसी LSD के लिए वैक्सीन बनाई, जिसका नाम है बायोलुम्पी वैक्सीन। बायोलुम्पी वैक्सीन जो है वो ऐसा करने वाला, मतलब चूंकि अब इंडिया सबसे पहला है, तो आप सबको पता है कि ये मतलब अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है और डेफिनेटली इसके लिए ऑल ओवर वर्ल्ड डिमांड थी और अब इंडिया इसको सप्लाई करने में सक्षम रहेगा। तो यहाँ पर अच्छी बात ये भी है कि CDSCO के द्वारा इसको अप्रूवल भी मिल चुका है। तो ये भी एक बड़ा माइलस्टोन था वेटनरी हेल्थ केयर सेक्टर में। इसको हम लोग ना विश्व का पहला डिवा बोलते हैं। डिवा डिवा होता है डिफरेंशिएटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेटेड एनिमल्स। क्या मतलब होता है? देखो, यूजुअली जब भी हम लोग किसी को वैक्सीन देते हैं, आप सबको पता होगा कि वैक्सीन जो होता है वो हम लोग वायरस का ही कभी डेड फॉर्म दे देते हैं, कभी हम लोग उसका ऐसे बोल सकते हैं कि जो नुकसान तो नहीं करेगा लेकिन मरा नहीं रहेगा, मतलब जिंदा रहेगा, लेकिन उसका फुल फॉर्म में ही रहेगा वो अपने। तो हम वैसे सिचुएशन में देख सकते हैं, या फिर उसका कोई एंटीजन का पार्ट हम लोग दे सकते हैं। कई बार हम लोग वायरल वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, कई बार हम लोग उसके mRNA का इस्तेमाल करते हैं, या फिर mRNA हम अपने बॉडी में बनवा लेते हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन हर जगहों पर ये वायरस के ट्रेसेस मिलते हैं। मतलब कि वायरस का ट्रेस अगर हम लोग कभी भी टेस्ट करें ना, अपने ब्लड के अंदर में, सैंपल्स के अंदर में टेस्ट करेंगे, तो हर बार हम लोग को ऐसे वायरस के ट्रेसेस ज़रूर से मिलेंगे। तो अब यहाँ पर जब भी हम लोग डिफरेंशिएटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेटेड एनिमल्स का मतलब क्या होगा कि देखो, अगर कोई भी जानवर है, मान लो जानवर A है और जानवर B है। जानवर A जो है उसको वैक्सीन दिया है हमने, लेकिन जानवर B जो है ना, इसको सच में यहाँ पर लंपी स्किन डिसीज LSD हुआ है। दोनों के ही अंदर उस वायरस वाले कंटेंट को हम देख सकते हैं। डिवा का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंशिएशन हो। इससे क्लियरली रिकॉग्नाइज हो सकता है कि किस कैटल को हम लोगों ने LSD वैक्सीन या फिर बायोलुम्पी वैक्सीन दिया है और किसको नहीं दिया है, उसको असल में LSD हुआ है। तो ये बात हो गई। एक यहाँ पर दूसरा है कि इसकी सेफ्टी और एफिकेसी तो ज़्यादा है ही है। ये एक सिंगल डोज रेजिमेन है। इसका मतलब क्या है कि जो भी बफेलोज या कैटल्स 3 महीने से ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं, उनको साल में बस एक ही डोज देना है, एक ही बार देना है, और पूरे साल भर वो उनको अब LSD नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने बाकी सारी चीज़ें कर ली है। जो ये वायरस है वो पॉक्स वर्डी फैमिली का है, ये आप देख सकते हैं। कैसे स्प्रेड होता है ये? बेसिकली ब्लड सकिंग वेक्टर्स जैसे होते नहीं है, जैसे कि टिक्स, जुए, माइट्स, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटो, ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ जो भी कंटामिनेटेड वाटर, फॉडर या फीड होता है, इनके थ्रू भी होता है। यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि उनके मिल्क प्रोडक्शन में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है, उनकी मोर्टेलिटी और इनफर्टिलिटी भी यहाँ पर बढ़ते हुए में दिख सकती है, मतलब घटते हुए दिख सकती है। इनफर्टिलिटी जो है वो काफ़ी मतलब ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर, मोर्टेलिटी भी, उनके डेथ रेट्स बढ़ जाते हैं। अगला आर्टिकल हमारा है क्रॉस ब्लड ट्रांसप्लांट के ऊपर। क्या कॉन्टेक्स्ट है, एक बार समझते हैं यार इसे। क्रॉस ब्लड ट्रांसप्लांट, आप लोगों ने अच्छा जेनो ट्रांसप्लांटेशन का नाम सुना होगा, है ना? जेनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग किसी भी दूसरे स्पेशीज, कोई स्पेशीज X है और कोई स्पेशीज Y है, स्पेशी दोनों अलग अलग हैं। अगर स्पेशी X का मान लो लीवर हमने स्पेशी Y में अगर लगा दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया, तो ऐसे ट्रांसप्लांटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? जीनो ट्रांसप्लांटेशन या फिर जेनोग्राफ्टिंग। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग को जब भी सेम स्पेसीज टू सेम स्पेसीज, जिसको हम लोग एलोग्राफ बोल सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ना कई बार हम लोग को ब्लड ग्रुप्स देखने पड़ते हैं। क्यों ऐसा ब्लड ग्रुप्स क्यों देखने पड़ते हैं? आप सबको पता है कि हम लोग के ब्लड में एक फैक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं H एंटीजन। अब ये H एंटीजन क्या होता है उसको मैं आपको समझा देता हूँ। H एंटीजन जो है वो आपके सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप्स में देखने को मिलता है। कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग? ये H एंटीजन के साथ मान लो कि ये हमारे पास एक रेड ब्लड सेल है। इस रेड ब्लड सेल के ऊपर अगर हम लोग कोई भी एंटीजन की बात करते हैं, ये एंटीजेंस वगैरह हैं, मान लेते हैं ये एंटीजेंस लगे हुए हैं,
ये एंटीजेंस जो भी होते हैं ना, ये एच एंटीजन तो बाय डिफॉल्ट होते ही हैं। अगर इसी पर ए एंटीजन भी अगर आ गए तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। अगर इसी एच एंटीजन के साथ अगर हमारा बी एंटीजन भी आ जाए तो हम लोग बोलते हैं बी ब्लड ग्रुप है। अगर ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं तो हम लोग बोलते हैं ए बी है। और अगर ए और बी दोनों में से नहीं प्रेजेंट होते हैं तो हम लोग बोलते हैं ओ ग्रुप है। तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है ना, ए बी और ओ। अब यहाँ पर आर एच फैक्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पर हम लोग आर एच फैक्टर के अंदर जो रीसस मंकी से हम लोगों ने देखा था उसमें प्लस और माइनस भी बात करते हैं हम लोग, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग को पता होता है कि एक ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव में चूंकि ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजेंस नहीं होते हैं, इसीलिए ये किसी भी एंटीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, एंटीबॉडीज बनाता ही नहीं है, और इसीलिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर मुद्दा खत्म हो जाता है। प्रॉब्लम आती है एक स्पेशल टाइप के ब्लड के ऊपर, जिसको हम लोग बहुत ही अलग टाइप की बात करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है? ये एकमात्र ऐसा ब्लड ग्रुप है जहां पर जो इनका बेस है, इनका इन सभी ब्लड ग्रुप्स का बेस क्या है? एच एंटीजन। ये एच एंटीजन ही एब्सेंट होता है। मतलब कि अगर मान लो ओ नेगेटिव भी है, तो ओ नेगेटिव का मतलब ये होगा कि उसके पास कोई भी ए बी कुछ भी नहीं है, लेकिन एच एंटीजन तो है। लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप में ये एच एंटीजन भी नहीं होता है, और इसीलिए ऐसे लोगों का जो भी ब्लड ग्रुप हो जाता है ना, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस ऑफ ब्लड ग्रुप बनता है हमारे लिए। इनका हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 मिलियन में शायद कोई एक ही इंसान ऐसा होगा जिसका बॉम्बे ब्लड ग्रुप होगा, या फिर 10,000 इंडियंस में से कोई एक इंडियन ऐसा होगा जिसका बॉम्बे ब्लड ग्रुप होगा। तो इसीलिए बहुत ही प्रॉब्लम सिचुएशन आती है। 1952 में पहली बार इसको मुंबई में वाई एम भेंडे के अंदर बॉम्बे ब्लड ग्रुप को हम लोगों ने देखा था, इसलिए उसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप पड़ गया है। अब यहाँ पर नया क्या है, क्या न्यूज़ में क्यों आया ये? 1952 से ही सबको पता है ये चीज़। तो पहली बार हम लोगों ने क्रॉस ब्लड ट्रांसप्लांट किया है। क्रॉस ब्लड ट्रांसप्लांट मतलब कि देखो, आप सबको पता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड बॉम्बे ब्लड ग्रुप डोनर। भैया बॉम्बे ब्लड ग्रुप का पेशेंट आ गया, लेकिन सेम टू सेम डोनर भी इसी का मिल जाए, बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए हम लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांट किया है एक ऐसे ही बॉम्बे ब्लड ग्रुप पेशेंट्स को, लेकिन जिससे ट्रांसप्लांट किया है ना किडनी, उसका ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप में नहीं आता था। तो यही एक क्रॉस ब्लड ट्रांसप्लांट कहलाता है। इसी को हम लोगों ने सक्सेसफुली अंजाम दिया है। तो यहीं पर ये सारी बातें यहाँ पर हो रही है। आपको ये बेसिक्स का फंडा जरूर से पता होना चाहिए था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जो है वो है बायो बैंक से रिलेटेड। देखो, बायो बैंक क्या होता है, अभी आगे चल के हम लोग कई बार जीन बैंक भी डिस्कस करते हैं, है ना? तो इन सभी के बारे में हम लोग को एक बार पता होना चाहिए कि आखिरकार ये जीन बैंक, बायो बैंक, इन सब में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो, जीन बैंक का मतलब क्या होता है? जीन बैंक बेसिकली ना, देखो, तुम्हारे फ्यूचर जनरेशन को सिक्योर करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को हम लोग स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि कई बार हम लोग प्लांट के सीड्स को स्टोर कर लेते हैं, तो सीड बैंक हम लोग देखते हैं उसमें। सिमिलरली ऐसे कई बार कोई बिल्कुल इंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं, उन लोगों के हम लोग, अगर कोई एनिमल है तो उनके हम लोग स्पर्म, एग्स, ये सब भी स्टोर करते हैं। कई बार हम लोग जीन बैंक में ना कई प्रकार के टिश्यूज को भी स्टोर करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग स्टोर करते हैं जीन बैंक के लिए। मकसद क्या होता है कि इन इन स्पीशीज को हम लोग को थोड़ा बचाना है फ्यूचर में। लेकिन जब बायो बैंक बनता है तो बायो बैंक का मकसद ये नहीं होता। बायो बैंक का मकसद बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्पीशी की बात होती है। इसमें इसमें पूरे होल ग्रुप ऑफ स्पीशीज को बचाने का या फिर संरक्षण करने का ऐसी बात नहीं होती। उस इंडिविजुअल के ऊपर हम लोग को कुछ एक प्रॉब्लम दिख रही थी, उसको डिटेल में स्टडी करने के लिए हम लोग बायो बैंक का भी निर्माण करते हैं। अब हाँ, उससे रिलेटेड बाकी लोगों में भी अगर मान लो कोई मंकी है, और मंकी के लिए अगर हम लोगों ने उसका कोई एक जीन सिक्योर करके रखा, जस्ट टू सी कि इस मंकी के क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फिर इसके अंदर ये एक विचित्र प्रकार की बीमारी दिख रही है, क्या इसके लिए मतलब क्या रीज़न हो सकता है। अगर हम ऐसे सिचुएशन में ऐसे पर्सन्स का जीन स्टोर करते हैं तो उसको बायो बैंक बोलते हैं। सिमिलरली मान लो कि अगर हम लोग 100 कैंसर पेशेंट्स हमारे पास हैं, उन 100 कैंसर पेशेंट्स के हम लोगों ने जीन स्टोर करने की बात की। ऐसे सिचुएशन में हम बेसिकली, हमारा मकसद क्या हो गया? कैंसर को पढ़ना और कैंसर को मुक्त करना, या फिर जो भी कैंसर वाले पर्सन्स हैं उनके जीन में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में पढ़ना। दीज विल बी टर्म्ड अंडर बायो बैंक। तो इंडिया का पहला ना बायो बैंक बनाया गया जो कि जू में है, मतलब जू वाला बायो बैंक पहली बार बना है। ये वेस्ट बंगाल के एक
पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है दार्जिलिंग में, वहां पर बनाया गया। इसको हम लोग फ्रोजन जू भी बोल रहे हैं। बायो बैंक को हम लोग फ्रोजन जू क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि यहाँ पर हम लोग कई बार ये जो जू में हम लोग बना रहे हैं ना, इसी तरीके से यहाँ पर क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। क्रायोजेनिक स्टोरेज होती है यहाँ पर, जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और यहाँ पर अभी तक फिलहाल के लिए 60 एनिमल्स 23 स्पीशीज के यहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं इनके सैंपल्स। इंडिया में टोटल देखा जाए तो ऐसे 19 रजिस्टर्ड बायो बैंक्स हैं, जिसके अंदर बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स, कैंसर सेल्स के लाइंस, उनके टिश्यूज, ये सारी बातें होती हैं। साल में शुरुआती दौर पर हमने पिछले साल भी देखा था कि 10,000 जीनोम की बात हो रही थी, जहां पर सक्सेसफुली कंडक्ट 2024 में हम लोगों ने कंप्लीट किया था जीनोम इंडिया प्रोग्राम को। इसके अंदर 99 एथनिक ग्रुप्स के अलग अलग मतलब जीनोम्स यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये सब हमारे बायो बैंक्स के अंदर में आएंगे, है ना। पैन इंडिया लेवल पर फेनोम इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कार्डियोमेटाबॉलिक डिसीजेस को अच्छे तरीके से केटर करने के लिए हम लोग अब फेनोम इंडिया प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं। 10,000 सैंपल्स इसमें भी कलेक्ट करेंगे। इससे रिलेटेड एक प्रगेड मिशन है, पीडियाट्रिक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। यहाँ पर अगर हम लोग को कुछ नए जीन्स या उनके वेरिएंट्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड कोई थेरेपी या फिर इनके पीछे कौन से जेनेटिक डिसीजेज रिस्पॉन्सिबल है, अगर उनकी बातें करनी है, बच्चों को अफेक्ट करते हैं नहीं करते हैं, इन सब के लिए भी हम लोग को प्रगेड मिशन चलाने की बात हुई थी अभी। सिमिलरली इसके बाद हम लोग कुछ बायो बैंक रेगुलेशंस की भी बात करते हैं। सबसे बड़ा जो यहाँ पर दिक्कत है ना, वो बायो बैंक रेगुलेशन का ही है इंडिया में, जिसकी वजह से ये प्रॉपर अच्छे तरीके से बन नहीं पा रहे। अगर हम लोग फाइनली बात करते हैं पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क की, तो ये एक हाई एल्टीट्यूड जू है इंडिया में, और यहाँ पर ब्रीडिंग एनिमल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एल्पाइन कंडीशन का पूरा यहाँ पर देखा जाता है। सक्सेसफुल कैप्टिवेशन यहाँ पर हम देख सकते हैं। उनकी ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को हम बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं। यहाँ पर कई स्पेशल वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स मिलते हैं आपको, जैसे रेड पांडा, स्नो लेपर्ड, हिमालयन वुल्फ, ये सारे इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी के एनिमल्स हैं। बायो बैंक्स की अगर बात करते हो तो देखो कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, ब्लड बायो बैंक हो सकते हैं, सेल बायो बैंक, ऑर्गेनॉइड, डिजिटल बायो बैंक्स भी हो सकते हैं, पॉपुलेशन बायो बैंक्स, टिश्यू बायो बैंक्स, ये सारे टाइप्स हो सकते हैं। अगला आर्टिकल सिमिलरली हमारा जो है वो है लिम्फेटिक फिलियरिसिस से रिलेटेड। ये इंडिया में अभी हाल फिलहाल में ना एक कैंपेन लॉन्च होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एमडीए कैंपेन। और इसका जो टारगेट है वो ये बोल रहा है कि 2027 तक एलएफ मतलब कि लिम्फेटिक फिलियरिसिस को हमें एलिमिनेट करना है प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं? देखो, लिम्फेटिक फिलियरिसिस, इसको हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हो हाथी पाँव या फिर एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। इसका बेसिक जो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है ना, वो ऐसे ही मॉस्किटो टाइप के पैरासाइट्स होते हैं ना, उनसे हो जाता है। और कई बार हम लोग ऐसा देखते हैं कि इसका जो स्प्रेड है वो बेसिकली ऐसे सिचुएशन में दिखता है जहाँ पर हम लोग को कंटैमिनेटेड वाटर या फिर ऐसे सिचुएशंस देखते हैं। तो इसीलिए जितना ज़्यादा हम लोग इन सब से बचेंगे, सैनिटरी चीज़ें जितनी ज़्यादा होंगी, वो उतना फ़ायदा करेगा हमें। एजेंट अगर देखते हैं ना, तो एक पैरासाइट है यहाँ पर, नेमेटोड, राउंड वॉर्म्स बोलते हैं इसको। ये फिलैरियोडिडी जो है उसकी फैमिली से आता है, एनटीडी के अंदर में आता है, निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ के अंदर में आता है। और ये बचपन में ही ये अफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे खराब होते होते एडल्ट फेज में हम लोग को कई बार सामने देखने को मिलता है, कई बार बचपन में भी दिख जाता है। तो मॉस्किटो जो है वो कैसे इन्फेक्ट होते हैं? जब ये कहीं पर मतलब अपना जो लार्वा जो है वो ऐसे इन्फेक्टेड होस्ट को बाइट करने के बाद किसी ह्यूमन को बाइट करते हैं, तो वहाँ पर स्प्रेड हो जाता है। इसका इम्पैक्ट अगर हम लोग देखें तो लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत ही ज़्यादा है। फिजिकल डिसेबिलिटीज़ आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है? हाइड्रोसील हो सकता है, आपको पता है, स्क्रॉटल जो होता है वो स्वेल हो जाता है मेल्स में, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। फिर ये लिम्फोडेमा है, लिम्स आपके काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं। आपकी नॉर्मल जो लाइफ है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाती है इससे। लिम्फेटिक फिलियरिसिस का इंडिया में क्या स्टेटस है? 31 मिलियन पीपल अभी भी माइक्रोफिलैरिया से जूझ रहे हैं, और 23 मिलियन अभी फिलहाल के लिए फिलैरिया डिसीज के साथ में सफ़र कर रहे हैं। 90% जो एलएफ बर्डन है ना, वो 8 स्टेट्स में ही कंसंट्रेटेड है। मतलब 90% ऑफ इंडिया का एलएफ बर्डन 8 स्टेट्स में, जहाँ पर बिहार, केरला और उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर है। इवन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स भी इसके काफ़ी चपेट में है। अगला आर्टिकल हमारा आता है ब्रूसेलोसिस से रिलेटेड। ब्रूसेलोसिस बेसिकली देखो क्यों न्यूज़ में रहा था कि अभी एक नॉर्मल आप देख सकते हो, एक 8 साल की लड़की थी कोट्टाकल की, केरला में। उसकी डेथ हो जाती है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कोझिकोडे में, और ब्रूसेलोसिस से इसने 2 महीने तक फाइट किया था। तो आखिरकार क्या है ये ब्रूसेला
या फिर ब्रूसेलोसिस, इसको एक बार हम लोग समझते हैं। बहुत ही कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन टाइप का है, जो कि कैटल, गोट्स, शीप, स्वाइन, डॉग्स, इन सबको ज़्यादा अफेक्ट करता है। लेकिन ये एक प्रकार का जूनोटिक डिसीज भी है, जो कि एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर हो सकता है। अब यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग का एनिमल इंडस्ट्रीज और अर्बनाइजेशन के कारण, एक्सपेंशन के कारण, ये देखोगे ना आप, जितने भी ऐसे मिल्चिंग एनिमल्स होते हैं ना, हाइजीन कंडीशन वहाँ पर मेंटेन ही नहीं होती है। जब भी हम लोग इनका मिल्क निकालते हैं, तो आप जैसे दिल्ली जैसे एक बड़ी जगहों पर देखोगे ना, तो इतना इतना अनहाइजीनिक जगह होती है। तो ऐसे सिचुएशन में ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन का होना बहुत स्वाभाविक है। और अगर यही सारे पास्चराइज्ड या फिर अनपास्चराइज्ड मिल्क या फिर ऐसी चीज़ों को जब हम कंज्यूम करते हैं, तो ये ट्रांसमिट हो सकता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन देखो अभी रेयर है, जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी कहना है। लेकिन ये इन्फेक्टेड एनिमल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो सकता है, इनके प्रोडक्ट को खाने से भी हो सकता है, जैसे मिल्क, चीज़ वगैरह खाते हो अनपॉस्चराइज्ड है तो। और अगर एयरबॉर्न बैक्टीरिया भी आता है, जो कि बहुत ही कम है, लेकिन अगर इनके आसपास रह के अगर आप सांस लेते हो बहुत तेजी से कुछ भी, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप इसको देख सकते हो, आपको ब्रूसेलोसिस हो सकता है। सिम्टम्स क्या है? फीवर, वीकनेस, फैटिक, वेट लॉस। इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग वैरी करता है एक्चुअल में, 2 से 4 हफ्ते तक भी चला जाता है, 1 हफ्ते से 2 महीने तक भी चला जाता है। ट्रीटमेंट के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स यहाँ पर है, डॉक्सीसाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये 2 यहाँ पर एंटीबायोटिक्स यहाँ पर दी जाती है। अगला आर्टिकल हमारा सेकंड नेशनल जीन बैंक से रिलेटेड है। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल में अनाउंस किया है कि वो अपना एक दूसरा नेशनल जीन बैंक खोलेंगे यूनियन बजट 2025-26 के अनुसार। आखिरकार ये जीन बैंक क्या है? अभी हम लोगों ने बायो बैंक के बारे में पढ़ा था, मैंने बताया भी था कि जीन बैंक अभी आएगा। तो जीन बैंक जैसा आप सबको अब पता है कि वो एक स्टोरेज फैसिलिटी जैसा होता है, जहाँ पर हम लोग सीड्स, फॉलन, प्लांट टिश्यूज, प्लांट स्पीशीज जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले होते हैं, उन सभी का जीन यहाँ पर प्रिजर्व करते हैं। और नॉट जस्ट द प्लांट स्पीशीज, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम इसमें। लेकिन इंडिया का पहला जीन बैंक जो है वो 1996 न्यू दिल्ली के अंदर में एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ICAR NGPGR, इसके अंतर्गत यहाँ पर बनाया गया था। और न्यू जीन बैंक का पर्पस क्या है कि हम लोग देखो जिस हिसाब से फ्यूचर में फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को एम कर रहे हैं, तो आज के डेट में कौन से सीड वेराइटीज़ के पास कितने न्यूट्रिशन, उन सबका एक रिकॉर्ड हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के फ्यूचर ग्रोथ के लिए हम लोग इस नए सीड बैंक या फिर नए जीन बैंक की भी बात कर रहे हैं। NBPGR की बात करें तो एक ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंदर एक प्राइमरी इंस्टीट्यूट है ये। और ये बेसिक इसका काम ही यही है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, फूड सिक्योरिटी मेंटेन करना। और इसका एक न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर आप देख सकते हो, और इक्रिसेट एक इंस्टीट्यूशन आप देख सकते हो। इक्रिसेट का जीन बैंक एक ग्लोबल एग्जाम्पल है इसके लिए, 1972 से ही ये काम सारे कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेटिनल डिसीज से एक रिलेटेड आर्टिकल है। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं रेटिनल डिसीज वाला क्या पंगा है। यहाँ पर WHO ने अभी ये बताया कि देखो किसी न किसी प्रकार से इस पूरे विश्व के लगभग 2.2 बिलियन लोग जो हैं वो विजन इम्पेयरमेंट से जूझ रहे हैं। इसमें एक एस्टिमेट रखा गया कि इसमें से जो आपका इनहेरिटेड रेटिनल डिसीज होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। 5.5 मिलियन लोग अभी इससे सफ़र कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो हर 3,500 लोगों में से एक इंसान जरूर से इनहेरिटेड रेटिनल डिसीज से सफ़र कर रहा होता है। क्या होता है ये? एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है। हम लोगों ने ऐसा देखा है कि जब हम लोगों ने अपनी पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग की थी, तो उस जीनोम सीक्वेंसिंग में लगभग ये 300 प्लस जीन्स का एक कलेक्शन है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि ये ना रेटिनल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कई बार ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि इस 300 प्लस जीन्स के इस कॉम्बिनेशन को अफेक्ट करते हैं। इनमें ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन भी मिलता है, जो कि कभी-कभी देर तक ब्लाइंडनेस क्रिएट करने में रिस्पॉन्सिबल है, और कभी-कभी इमीडिएट बचपन से भी ब्लाइंडनेस जैसी कुछ चीज़ें हमें सामने दिखती हैं, जो कि इनहेरिटेड होती है अपने पेरेंट्स से। तो जीन्स अपने विजन को अफेक्ट कैसे करते हैं? हम सबको पता है यार कि हमारा जो बेसिक सेल्स होते हैं ना, उन सेल्स के अंदर में जो हमारे लिए ये न्यूक्लियस के अंदर में हमारा जो ये पूरा जेनेटिक मेकअप होता है ना, इसके अंदर कोड्स लिखे होते हैं, जिससे कि हम लोग प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। और हमारे रेटिना को सही तरीके से फंक्शन करने के लिए भी ऐसे प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। कई बार हमारे इन्हीं जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है, जिनकी वजह से हम लोग इनहेरिटेड रेटिनल डिसीज जैसे प्रॉब्लम्स को देखते हैं। अब रिस्क फैक्टर कहाँ-कहाँ से आता है, ज़रा एक बार हम उसको समझ लेते हैं। कैसे पैटर्न्स क्या हैं इनके? कुछ ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं। ऑटोसोमल मतलब कि देखो कुछ क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स 2 प्रकार के होते हैं।
एक सेक्स क्रोमोसोम होता है और एक ऑटोसोम क्रोमोसोम होता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है। तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम नॉन सेक्स क्रोमोसोम को बोलते हैं हम लोग। तो कभी कभी जब प्रॉब्लम इसमें रहती है तो फिर आप देख सकते हो कि कोई भी पर्सन अगर एक फॉल्टी डोमिनेंट जीन भी लेके आता है किसी भी एक पेरेंट से, तो उसको ये ऑटोसोमल डोमिनेंट वाले प्रॉब्लम आईआरडीज में दिखेंगे। फिर ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप भी हो सकते हैं, जब जो पेरेंट्स से दोनों पेरेंट्स के पास में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था और उन दोनों ही पेरेंट्स से उसको ऑटोसोमल जीन मतलब क्रोमोसोम का ही एक कॉपी उसको मिल गया, तो इसमें भी काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो आईआरडीज उसको इनहेरिट होगा। एक होता है एक्स लिंक डिसऑर्डर, जिसमें कि जो मेल पर्सन होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा चांस होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसीलिए दूसरा वाला एक्स क्रोमोसोम कई बार उनको बचा लेता है, तो माइल्डर सिम्पटम्स मिलते हैं। मेल्स को ज़्यादा देखने को मिलता है ये। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस की बात करें तो ये सिर्फ मदर से बच्चों को ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि हमारे ज़ाइगोट में सिर्फ मदर का ही माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल होता है। और सिर्फ जब भी माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस होगा तो सिर्फ रेटिना में ही प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, फिर तो काफ़ी सारे जगहों पर आपको ये प्रॉब्लम दिखेगी। इसके अलावा आरएनए बेस्ड थेरेपी भी होती हैं। देखो, कई बार ना आरएनए बेस्ड थेरेपी हम लोग को समझना बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं इनके। आरएनए बेस्ड थेरेपी का मतलब क्या है? हम सबको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पता ही है। जब हमारे न्यूक्लियस में बसे हुए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से एक पर्टिकुलर जीन का सेट कॉपी होके एमआरएनए के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है और वो राइबोसोम के पास जाता है और प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा। लेकिन जब आरएनए बेस्ड थेरेपी लेते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए कई बार बहुत सारे कोड्स को गलत तरीके से पढ़ लेता है, कॉपी गलत तरीके से कर लेता है और यही गलत वाला प्रोटीन राइबोसोम बना भी देता है। तो अगर हम लोगों ने आरएनए को यहीं पर रोक दिया और यहीं पर उसको सही कर दिया तो राइबोसोम तो फिर सही प्रोटीन बनाने लगेगा। इसी को हम लोग आरएनए बेस्ड थेरेपी बोलते हैं। यहाँ पर टेम्पररीली मॉडिफिकेशन होता है, कोई परमानेंट जेनेटिक मेकअप में हम मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं। जितनी बार भी ये प्रोटीन सिंथेसाइज होता है उतनी बार हम इसको चेंज करने की बात करते हैं। तो इसमें कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं? कई बार देखो अ, ये एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, जैसे कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है, डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। इन सभी में आप देखते हो क्या होता है, ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे डुशीन है, डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होती है ज़्यादातर लड़कों में देखी जाती है। इससे क्या होता है कि जहाँ पर हम लोग को लगता है ना कि हाँ, हमारा मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो उतना स्ट्रॉन्ग हो नहीं पाता है और मसल्स स्ट्रॉन्ग ना होने से कई बार रेटिना वाले मसल्स भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और इससे इमेज क्लियर नहीं बन पाती है। सिमिलरली ऐसे स्टार्गार्ड डिसीज़ होती है। तो स्टारगार्ड डिसीज़ जो है वो बेसिकली आप देख सकते हो कि मैक्यूला को डैमेज कर देती है, जो कि आपके पूरे इमेजेस को बहुत शार्प नहीं कर देती। जैसे कि आप लोग इस पार्ट में जो भी मैं इस टाइम लिख रहा हूँ, इस पेंसिल को बहुत ही डिटेल में आप देख पा रहे होगे, है ना? वो शार्पनेस कैसे आती है, फ़ोकस करने वाला पार्ट जो है वो यही आप बोल सकते हो जो मैक्यूला होता है वही देखता है, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। सिमिलरली ये सारे भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम है आपके आइज़ से ही। इनको हम लोग आरएनए बेस्ड थेरेपीज़ दे देते हैं। दूसरा क्या है? अडार एंजाइम। अडार एंजाइम जो होता है वो बेसिकली एडेनोसिन डाइअमीनेज एक्टिंग ऑन आरएनए। ये एक प्रकार का, जैसे हम लोग क्रिस्पर cas9 की बात करते थे पहले, याद होगा आपको, है ना? क्रिस्पर cas9 ये एक प्रकार का जीन एडिटिंग टूल था हमारे लिए। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट cas9 जो था मॉलिक्यूलर सीजर था इसमें। तो इसमें गाइड आरएनए की मदद से हम लोग जीन को एडिट करते थे, परमानेंट चेंज कर देते थे। लेकिन कई बार अब आरएनए बेस्ड थेरेपी में हम लोग क्रिस्पर cas9 जैसा ही एक अडार यूज करते हैं। अडार भी बेसिकली क्रिस्पर cas9 जैसा ही काम करता है, बस वो आरएनए को म्यूटेट करता है या फिर उसमें कुछ स्पेसिफिक चेंजेस कर देता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके यूरासिल वाले होते हैं उसको आयोसिन के नाम से एक दूसरा फॉर्म होता है, जिससे कि जहाँ-जहाँ पर भी प्रॉब्लम है वो उतने-उतने पर्टिकुलर आपके नाइट्रोजन बेस पेयर को चेंज कर सकता है। तो ये भी काफ़ी क्लैरिटी के साथ अडार एंजाइम भी काफ़ी बढ़िया तरीके से क्लियर करता है आपके म्यूटेशंस को या फिर जीन थेरेपी को या फिर जो भी आप जीन्स में चेंजेस लेके आना चाहते हो। फिर सप्रेसर ट्रांसफर आरएनए थेरेपी। सप्रेसर ट्रांसफर आरएनए थेरेपी का क्या मतलब है? ट्रांसफर आरएनए का बेसिक काम क्या होता है? ये काम ये करता है कि जब भी मैसेंजर आरएनए आपका जब कोई भी कोड लेके राइबोसोम के पास जाता है तो ट्रांसफर आरएनए उनको रीड करने का काम करता है। ये अपने साथ-साथ उन पर्टिकुलर एमिनो एसिड्स का ग्रुप लेके आता है जिसके कॉम्बिनेशन से प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। तो बेसिकली ये कई बार ना अगर ट्रांसफर आरएनए थेरेपी है तो हम लोग स्टॉप कोडॉन म्यूटेशन लगा देते हैं। मतलब कि जैसे ही ये ट्रांसफर आरएनए आएगा वो प्रोटीन बनने से पहले ही उसमें स्टॉप लग जाएगा।
तो फुल लेंथ प्रोटीन जो होते हैं वो मतलब जिस हिसाब से बनने चाहिए वो फिर वैसे बनते हैं। जो भी आपके फॉल्टी जीन्स होते हैं ना, वहाँ पर हम लोग स्टॉप कोडॉन का इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर यहाँ पर स्मॉल मॉलिक्यूल आरएनए थेरेपी भी होती है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एटेलुरन और पीटीसी124 का इस्तेमाल करके हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स को भी रिलीव कर सकते हैं। तो कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि जितना भी अभी तक हम लोगों ने ये सारे के सारे थेरेपीज देखे, उन सभी से हम लोग इनहेरिटेड रेटिनल डिसीज जैसे प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकते हैं। अगला आर्टिकल हमारा ना गर्भिणी दृष्टि डेटा रिपोजिटरी से रिलेटेड है। ये बेसिकली एक फेरेट रिसर्च फैसिलिटी है। अभी मैं बताता हूँ कि फेरेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं। फेरेट देखो ये है, ये एक एनिमल है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारे लिए फेरेट है। अब इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ह्यूमन से ना इस फेरेट का रेस्पिरेटरी जो पूरा ऑर्गन है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। तो कई बार हम लोग मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ रिसर्च के लिए ना हम लोग इस फेरेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जितनी भी एक मतलब बहुत ही क्रूशियल टेक्नोलॉजी, इसके बारे में भी थोड़ी देर में मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो इसका बेसिक पर्पज़ ही यही है कि हम लोग क्या करें, जितने भी प्री टर्म बर्थ होते हैं और उनसे रिलेटेड कोई भी अगर मान लो हम लोग को टूल डेवलप करना है, प्रेडिक्शन टूल डेवलप करना है, तो उन सभी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं इसमें। इसमें कौन-कौन साथ दे रहा है? हमारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और गर्भिणी दृष्टि करके है, दोनों डेटा रिपॉजिटरी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग इसमें बहुत सारे क्लिनिकल डेटा, इमेजेस, बायो स्पेसिमेंस, ऐसे लगभग हम लोगों ने 12,000 प्रेग्नेंट वुमेन, न्यूबॉर्न्स और पोस्टपार्टम मदर्स का हम लोगों ने डेटा कलेक्ट करने की बात की है। अब इसी को हम लोग प्रॉपर तरीके से स्टडी करेंगे। इसका जो भी स्टडी होगा वो रिसर्च किसके ऊपर करेंगे? फेरेट के ऊपर। तो इंडिया का पहला फेरेट रिसर्च फैसिलिटी जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट बायोसेफ्टी लेबोरेटरी जैसा होगा, जहाँ पर हम लोग ये THSTI जो है, ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, इसी के द्वारा डेवलप किया गया एक्चुअल में गार्बिनी डेटा रिपोजिटरी। तो ये बेसिकली इस पर काम करेगा, हरियाणा फरीदाबाद में है ये। और फेरेट्स जो होते हैं ना वो बहुत ही छोटे मैमल्स होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ पर बहुत ही वाइडली डोमेस्टिकेटेड होते हैं। 2500 सालों से हम लोग इनको बायोमेडिकल रिसर्च में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली जब हम लोगों ने कोविड-19, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा जैसे डिसीजेस के लिए जो भी रेस्पिरेटरी टाइप के होते हैं ना, उन सब में इसका इस्तेमाल किया है। वैक्सीन और ड्रग टेस्टिंग के लिए इनका हम लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टडीज़ और न्यूरोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और जेनेटिक रिसर्च के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल होता हुआ इनका देख सकते हैं। फिर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हम लोग देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि एक बेनिफिशियल प्रोबायोटिक बैक्टीरियम होता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं लैक्टोबैसिलस क्रिस्प्टस। ये बेसिकली फीमेल के रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी ट्रैक्ट में आप लोग को नेचुरली प्रेजेंट होता हुआ दिखेगा, और ये हेल्दी वेजाइनल माइक्रोबायोम होते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर ना हम लोग थोड़ा-सा रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे इससे जो लैक्टेटिंग मदर हैं, उनका हेल्थ कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा रिसर्च जो है, ये गार्भनी दृष्टि डेटा रिपोजिटरी, ये बेसिकली ऐसे ही हमारे प्री टर्म बर्थ और ऐसे ही हमारे प्रेग्नेंट वुमेन, न्यूबॉर्न और ऐसे पोस्टपार्टम मदर्स के लिए यूज़ किया जाएगा। अगला आर्टिकल हमारा जेसी बोस ग्रांट से रिलेटेड है। जेसी बोस ग्रांट, सबसे पहले तो जेसी बोस साहब को आप सब लोग जानते होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जगदीश चंद्र बोस पहले एशियन ऐसे थे जिनको यूएस पेटेंट मिला था 1904 में। इनको हम लोग फादर ऑफ रेडियो एंड वायरलेस कम्युनिकेशन भी बुलाते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में कॉन्टेक्स्ट क्या है कि एक अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, उसने अभी कॉल फॉर प्रपोजल लॉन्च किया है जेसी बोस ग्रांट के अंतर्गत। तो पहले जेसी बोस ग्रांट देता कौन है? ये बेसिकली ऐसे सीनियर इंडियन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को मिलता है जो कि अपने फील्ड में ना बहुत एक्सीलेंस काम करते हैं। उन्होंने बहुत सारे पेटेंट बना दिए, बहुत सारे पब्लिकेशंस दे दिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र उनके नाम पर है, बहुत सारे अवार्ड्स मिल गए उनको, ग्रांट मिल गया। तो इन सब के तहत उनको जेसी बोस ग्रांट भी मिलता है। जेसी बोस ग्रांट एक्चुअल में क्या होता है, 5 सालों के लिए हर साल उनको 25-25 लाख रुपए मिलते हैं, जिससे कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में और तगड़े तरीके से रिसर्च कर सकें। तो जिनका भी ऐसा प्रूवन रिकॉर्ड होगा ना, प्रूवन एक्सीलेंस का रिकॉर्ड होगा रिसर्च फील्ड में, ऐसे सीनियर इंडियन साइंटिस्ट या रिसर्चर्स को हम इनको देते हैं। बेसिकली ऐसे पर्सन के लिए एज लिमिट जो है वो 68 ईयर्स तक के ही लेवल पर ले सकते हैं। और दूसरा, ये किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर लेवल या उससे इक्विवेलेंट जो भी पोजीशन हो वो कम से कम हेल्ड करते रहे। यहाँ पर हम लोग बात करें अगर अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये एनआरएफ एक्ट 2023 के अंदर बनाया गया एक स्टेचुटरी बॉडी है ये। यहाँ पर
इसका बेसिक मकसद ही साइंस और रिसर्च को प्रमोट करना है इंडिया के अंदर में। साथ ही साथ ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत भी एक रिसर्च इकोसिस्टम बनाने की बात करता है। सिमिलरली हमारा अगला आर्टिकल जो है वो एमआरएनए कैंसर वैक्सीन से रिलेटेड है। रशिया ने अभी हाल फिलहाल में एमआरएनए बेस्ड पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन बना लिया। अब देखो, नॉर्मली वैक्सीन का काम आप लोगों ने जब भी आज तक सुना होगा तो वैक्सीन कब लगता है? वैक्सीन यूजुअली बचपन में लगते हैं, है ना? ऐसे टाइम पर लगते हैं जिससे कि फ्यूचर में आने वाला अगर ऐसा कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो उससे आपकी बॉडी फाइट करने के लिए एक बढ़िया सा इम्यून सिस्टम तैयार रखे। यही तो होता है वैक्सीनेशन का मतलब। लेकिन यहाँ पर जो एमआरएनए कैंसर वैक्सीन रशिया ने पहली बार बनाया है, इसका मकसद कुछ और ही है। जैसे अभी तक हम लोग कैंसर को ट्रीट करने के लिए कीमोथेरेपी वगैरह का इस्तेमाल करते थे। इसका कहना है कि कीमोथेरेपी के इस्तेमाल करने से देखो कई बार ऐसा होता है तुम्हारे कैंसर सेल्स तो मरते ही रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो तुम्हारे हेल्दी सेल्स होते हैं ना, वो भी हेल्दी सेल्स भी मर जाते हैं। कैंसर सेल्स भी मरते हैं, हेल्दी सेल्स भी मरते हैं। और जो भी फास्ट ग्रोइंग सेल्स होते हैं जैसे कि तुम्हारा हेयर, नेल्स, इन सब के सेल्स भी बहुत तेजी से अफेक्ट होते हैं, इसीलिए हेयर लॉस, नेल लॉस ये सब हम लोग को देखने को मिलता है कीमोथेरेपी वगैरह के प्रोसेस में। तो अभी ये जो वैक्सीन है ना, ये बोल रहा है कि देखो जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट तुम कीमोथेरेपी से करते हो, तुम ये वैक्सीन का इस्तेमाल करके भी ट्रीटमेंट कर सकते हो। मतलब कि इट इज नॉट डिजाइन टू प्रिवेंट कैंसर बट आर इंटेंडेड टू ट्रीट एग्जिस्टिंग कैंसर पेशेंट। जिनको आज के डेट में कैंसर है, उनके कैंसर को इम्प्रूव करने के लिए, उनके कैंसर सेल्स को मारने के लिए आप इस कैंसर वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है अभी फ़िलहाल के लिए, अभी इस पे रिसर्च वगैरह चल रहा है। और ऐसा बोला जा रहा है कि 2025 के शुरुआती दिनों में ही आप मतलब पेशेंट्स के लिए ये फ्री टू यूज़ रहेगा। अब देखते हैं इसमें कैसा होगा। आपको पता है कि एमआरएनए का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? एमआरएनए बेसिकली हमारे लिए क्या करता है? एमआरएनए को हम लोग बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। और ये बेसिकली जैसा भी हम लोगों ने देखा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में एमआरएनए जो है वो डीएनए से एक कॉपी लेके जाता है राइबोसोम के पास मैसेंजर आरएनए के तौर पर। यही एमआरएनए को ट्रांसफर आरएनए मदद से पढ़ा जाता है और इसी के बेसिस पर प्रोटीन सिंथेसाइज करता है राइबोसोम। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसी एमआरएनए वैक्सीन की बात हम लोग कर रहे थे। इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करें तो जहाँ पर डीएनए के अंदर में आप लोग को एटीसीजी देखने को मिलता है, मतलब एडिनोसिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। यहाँ पर आपको टी के जगह पर यू देखने को मिलता है, यूरासिल। तो यहाँ पर एक बस इसका बिल्डिंग ब्लॉक चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है एज ऑफ सैटर्न रिंग से रिलेटेड। एक्चुअल में क्या है कि अभी तक का जो रिसर्च था वो ये बोलता था कि सैटर्न के पास जो भी रिंग्स हम लोग को विजिबल होते हैं वो बहुत ही शाइनी हैं, बिल्कुल भी डर्टी नहीं है। इन सब से हमें ये पता लगता था कि शाइनी होने के साथ साथ डर्टी भी नहीं है। तो ये ना अभी हाल फिलहाल में ही बने होंगे, क्योंकि अगर पुराने टाइम पर बने होते तो अभी तक तो इनके ऊपर बहुत सारा डर्ट वगैरह इकट्ठा हो गया होता। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम लोग इनको ऐसा एज्यूम करते थे कि ये कुछ मिलियन साल पहले ही बने हैं ये। लेकिन एक नया रिसर्च के अनुसार हम लोग को ये फाइनली बिल्कुल पुख्ता तौर पर पता चल गया है कि नहीं, ये जो सैटर्न के रिंग हैं ये भी काफ़ी ओल्ड हैं और इनफैक्ट ये उतने ही पुराने हैं जितना पुराना सैटर्न है, जितना पुराना अर्थ है। ये सारे के सारे प्लैनेट्स की एज लगभग वही निकल कर आती है। तो उस टाइम पर जब बहुत ही तगड़ा लेट हैवी बम्बार्डमेंट पीरियड भी था, ऐसा ही बोल सकते हो आप, तो उस टाइम का ही सैटर्न रिंग है ये। तो आखिरकार ये अभी तक इतने चमकीले कैसे हैं? तो उसके ऊपर ना कुछ रिसर्च किया गया, जैसे भी नासा का कैसिनी स्पेसक्राफ्ट गया था, तो उससे भी बहुत सारे फोटोग्राफ्स वगैरह मिले हैं। तो उससे हम लोग को कुछ ये रिसर्च में सामने आया है कि बेसिकली हम लोग इसमें करते क्या हैं, देखते क्या हैं। मतलब कि देखो सैटर्न के ऊपर जो ये रिंग आप देख रहे हो ना, ये रिंग में बहुत सारे छोटे-छोटे ऐसे माइक्रोमेटेरॉइड्स हैं। ये माइक्रोमेटेरॉइड्स जो होते हैं, ये कई बार जब इन पर बम्बार्डमेंट होता है ना, लेट हेवी बम्बार्डमेंट जैसा, जब ये गिरते थे तो फ्रिक्शन की वजह से लगभग 9,500 10,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान बनने लगता था, जो कि सन के टेम्परेचर से भी ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे सिचुएशन में कई बार यहाँ पर माइक्रोमेटेरॉइड्स जो होते थे वो वेपराइज हो जाते थे और इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस भी क्रिएट करते थे। यही इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस और जो माइक्रोमेटेरॉइड्स हैं, ये कई बार या तो सैटर्न के सरफेस पर अट्रैक्ट होकर चले जाते थे या इसके एटमॉस्फेयर में आके जल जाते थे, तो या फिर वेपोराइज हो जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर अभी भी वही क्लीन रिंग्स ही देखने को मिलेंगे। तो ये सारे रीजंस हम लोगों ने देख लिए कि भाई साहब क्यों अभी भी ये चमकता हुआ दिख रहा है हम लोग को। सिमिलरली ऐसा भी बताया जा रहा है कि देखो एक ना सैटर्न का मून है जिसको हम लोग बोलते हैं इंसेलेडस। जो इंसेलेडस है वहाँ पर ना वो जियोलॉजिकली एक्टिव मून है अभी भी। तो उसके ऊपर जो उसका आइसी सरफेस है, उस आइसी सरफेस से कई बार जैसे हमारे
अर्थ पर गीजर्स निकलते हैं ना, बिल्कुल फोर्सफुली ऐसे बाहर निकलते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी वाटर के कई सारे यहाँ पर ऐसे आपको फोर्सफुली अपथ्रस्ट देखने को मिलता है, मतलब बाहर निकलते हुए देखने को मिलते हैं। तो एक्टिव प्लूम जो वहाँ का है ना, सब सरफेस ओशन की तरफ इशारा करता है, और यहाँ पर लाइफ के होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पर भी जो अभी आप देख सकते हो कि सैटर्न का जो पूरा एक नासा का कैसेनी मिशन गया था वो, और प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हाइजेंस जो था वो भी टाइटन मून को जैसे पढ़ रहा था। तो वहाँ पर इसीलिए हम लोग सोलर सिस्टम में इन सभी चीज़ों की बात करते हैं, और ये सब हमें रिंग्स सिस्टम को पढ़ने के लिए और मदद करता है। अगला आर्टिकल हमारा बैक्टीरियल मेन बैंडेड फॉर प्लांट्स है। क्या कह रहा है ये? इसका बेसिक कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखो, एक ना बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल्यूलोज आप बोल सकते हो। आप सबको पता है कि जो सेल वॉल होता है ना, सेल वॉल किसका बना होता है? सेल वॉल बनता है सेल्यूलोज का बनता है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग का जो प्लांट है उसमें मान लो कोई चोट पहुंचती है, उसको हील होने में जितना समय लगता है, ऐसा रिसर्च बताते हैं कि अगर हम लोग ये बैक्टीरिया मेड बैंडेड का इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर इसका लेप लगा देते हैं, तो वो 80% जल्दी हील हो जाते हैं, मतलब 80% एक्सेलरेट हो जाता है उनका हीलिंग प्रोसेस। तो इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और ये क्या चीज़ है, इसके बारे में ही बस हमें पढ़ना है। इसका फॉर्मूला वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। बैक्टीरियल स्पीशीज़ जो हैं वो कौन से होते हैं, तो आप देख सकते हो एजोबैक्टर, राइजोबियम, एग्रोबैक्टीरियम, ये सारे के नाम आपने बोले ऑलरेडी सुने होंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इस टाइप के ही हैं सब। यहाँ पर आप दूसरा प्रोडक्शन प्रोसेस देखो तो दो प्रकार से हम इसको देख सकते हैं, एक एजिटेटेड फर्मेंटेशन है और एक स्टैटिक फर्मेंटेशन है। बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊँ तो मान लेते हैं कि एक कटोरा ले लेते हैं और इस कटोरे में पानी भर देते हैं। इस कटोरे में जब हम लोगों ने पानी भर दिया, तो यहाँ पर जो इनका सरफेस होगा, जो इसका सरफेस होगा, इसके सरफेस पर बेसिकली हम लोग इस बैक्टीरिया को रखेंगे। ये बैक्टीरिया जो भी सीक्रीट करेगा, तो एक पतला सा लेयर बनेगा, और लेयर बाय लेयर बनते 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 काफ़ी मोटा लेयर बन जाएगा, और उसका वो जो लेयर होगा वही हमारे लिए किस पर काम आता है? ऐसे ही बैक्टीरिया मेड बैंडेड हो जाता है वो। एजिटेटेड फर्मेंटेशन में क्या होता है? यहाँ पर तो देखो एक आपको थिक लेयर जैसा कुछ मिल रहा है ना, ये लेयर जैसा कुछ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको लेयर जैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर ना क्या होता है कि जैसे ही सेम कटोरा ले लो आप, और इसमें भी ऐसे ही पानी वानी भर दो, यहाँ पर इसको ना बार बार चलाते रहो, स्टिर करते रहोगे आप, स्टिर करते करते तो ऐसा कोई लेयर परत नहीं बन पाती है, छोटे छोटे पैलेट्स में बन जाते हैं ये, छोटे छोटे पैलेट्स में, तो इरेगुलर पैलेट्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि आप इसके फीचर्स की बात करो तो 3 डायमेंशनल गिलेटिनस स्ट्रक्चर होता है, सेल्यूलोज का होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, इसलिए वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ही खतरनाक है, नॉन टॉक्सिक नेचर का होता है, नेचुरल पॉलीमर है, बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए ग्रीन बुला रहे हैं हम लोग। इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी अच्छी है, मतलब कि अगर बैक्टीरियल सेल्यूलोज की प्रॉपर्टीज़ में अगर हम लोग इसको ट्रीटमेंट के जैसा, मतलब ट्रीटमेंट के तौर पर भी अगर करें, या फिर हम इसको मान लो कि किसी ऐसे एसिड या बेस से अगर हम लोग ट्रीट करते हैं, मान लो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट है, इन सब से अगर ट्रीट भी करते हैं ना, तो ज़्यादा अफेक्ट, मतलब तुरंत ही आपको दिखेगा थर्मल डिग्रेड हो जाएगा तुरंत के तुरंत, तो इसीलिए तुरंत हट भी जाता है, तुरंत के तुरंत ही खत्म हो जाता है। तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ भी इसकी इसी तरीके से है। यहाँ पर हम लोग इसके एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन ना बहुत सारी जगहों पर हो सकता है, और यूपीएससी अगर कभी क्वेश्चन पूछेगी ना तो इसी से रिलेटेड पूछेगी। इसका एप्लीकेशन बहुत ही वर्सेटाइल टाइप का है, जैसे कि फूड, पेपर, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन और ग्रीन इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। फूड इंडस्ट्री में कैसे कि ये बेटर टेक्सचर प्रोवाइड कर सकता है, किसी भी फूड को बेहतर कलर या फ्लेवर दे सकता है, और उसकी प्योरिटी को बढ़ा सकता है, उसके जो भी फ्लेवर है उनके रिटेंशन को काफ़ी देर तक बना के रख सकता है। फूड एडिटिव्स के तौर पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, जहाँ पर वो लिपिड ब्लड या फिर कोलेस्ट्रॉल के कम होने की बात कर सकता है वो। ये फैट फ्री प्रोडक्ट बना सकता है, लो कोलेस्ट्रॉल या लो कैलोरी फूड्स बना सकता है। सस्टेनेबल पैकेजिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसको, फूड पैकेजिंग चूँकि बायोडिग्रेडेबल है ये। मेडिसिन फील्ड में अगर देखें तो आर्टिफिशियल स्किन बना सकते हैं इससे, कार्टिलेज, टिश्यू इंजीनियरिंग, इन सब में काम आ सकता है। मेडिकल इम्प्लांट्स जैसे कि डेंटल इम्प्लांट्स तक, या फिर आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स, ये सब तो बहुत फ्यूचर की बात है, लेकिन हाँ, दीज आर द स्कोप ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी। पेपर इंडस्ट्री में तो हम लोग देखो एज ए बाइंडर इसको इस्तेमाल कर ही सकते हैं, जो कि आपके किसी भी, जैसे मान लो कि आप नोट बना रहे हो तो उसकी करेंसी जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चले, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग पेपर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही सारा पूरा आर्टिकल था आज हमारे इस पूरे सेशन में। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।